बच्चों, माँ विंध्यवासिनी मैथ्स क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को लेके है। इसमें हम लोग आज काउंटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे कि काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो काउंटिंग प्रिंसिपल दो होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा होता है एडिशन प्रिंसिपल। तो आज का जो हमारा वीडियो है मुख्यतः फोकस रहेगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है। और ये जो प्रिंसिपल है बच्चों, ये आपको बता दूं कि इसी के बेसिस पे पूरा जो आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये पूरा स्टैंड करता है। यानी आगे के जितने टॉपिक्स हैं जिसको अब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे वो सभी इसी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को लेकर ही डिस्कस किए जाएंगे, यानी इन्हीं की सहायता ली जाएगी वहाँ पे। तो आइए समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है क्या। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को जानने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई कार्य है जिसको हमको कंप्लीट करना है और ये कार्य कई स्टेप्स में पूरा हो रहा है। यानी मान लीजिए हमारे पास ये कोई कार्य है, ऐसे समझिए आप ए बी ये कोई कार्य है और इस कार्य को पूरा करने में हमारे पास स्टेप्स हैं सी डी ई। यानी हम बी कार्य को पूरा करने में ए सी स्टेप को कंप्लीट करते हैं, सी डी स्टेप को कंप्लीट करते हैं, डी ई स्टेप को कंप्लीट करते हैं, ई बी स्टेप को कंप्लीट करते हैं, तो ये कार्य पूरा होता है। तो अगर कोई कार्य कई स्टेप्स में जाके पूरा हो रहा है तो उस कार्य को जो करने की कुल विधियां होंगी वो होंगी इस कार्य को करने की विधियां मल्टीप्लाइड बाय इस कार्य को करने की विधियां मल्टीप्लाइड बाय इस कार्य को करने की विधियां मल्टीप्लाइड बाय इस कार्य को करने की विधियां। जैसे हमें अगर इस AC कार्य को करने की विधियां मान लीजिए M है, इस CD कार्य को करने की विधियां N है, DE कार्य को करने की विधियां P है, EB कार्य को करने की विधियां Q है, तो AB यानी इस पूरे कार्य को करने की विधियां होंगी M इंटू N इंटू P इंटू Q। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्लास है और उस क्लास में करीब ये मान लीजिए 8 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल्स हैं। और हमारा जो कार्य है वो ये है कि हम इस क्लास से एक बॉय यानी एक लड़का और एक लड़की का हम सिलेक्शन करेंगे। एक लड़की और एक लड़के को हम यहाँ पे निकालेंगे इस पूरे क्लास से। तो सवाल उठा कि इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कार्य है वो ये है कि हम एक लड़के और एक लड़की का सिलेक्शन करेंगे। तो सवाल उठा कि कैसे इसको करेंगे, तो हम इस कार्य को 2 स्टेप में पूरा करेंगे। पहले स्टेप में हम लड़के का सिलेक्शन करेंगे और दूसरे स्टेप्स में हम लड़की का सिलेक्शन करेंगे। 2 स्टेप में ये कार्य पूरा हो रहा है। अब 8 लड़के हैं, मान लो वो लड़के हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, ये 8 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं। इसको हमने मान लिया G1, G2, G3, G4, G5, G6। तो अब हमें एक लड़के और एक लड़की का सिलेक्शन करना है। तो हमने इस पूरे कार्य को 2 भाग में बांट दिया। ये मान लीजिए ये कार्य है AB और इसको हमने 2 भाग में बांट दिया। एक पोर्शन हो गया AC का, दूसरा पोर्शन हो गया CB का। AC पोर्शन में हम बॉय का सिलेक्शन करेंगे और CB पोर्शन में हम गर्ल्स का सिलेक्शन करेंगे। और जब ये दोनों काम हो जाएंगे तब हमारा ये कार्य पूरा माना जाएगा। तो AC पोर्शन में हम एक लड़के का सिलेक्शन करेंगे और CB पोर्शन में हम एक लड़की का सिलेक्शन करेंगे। और जब ये दोनों चरण जो स्टेप्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि हमारा कार्य AB पूरा हो गया। अच्छा, अब हमारे पास 8 लड़के हैं और हमें एक लड़के का सिलेक्शन करना है। तो हम 8 तरीके से लड़कों का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम B1 को ले सकते हैं, B2 को ले सकते हैं, किसी भी एक लड़के का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास 8 तरीके हैं, यानी इस AC को करने के हमारे पास 8 तरीके हैं। और फिर इसी तरह जो CB पोर्शन है
CB पोर्शन को कंप्लीट करने के हमारे पास कुल 6 तरीके हैं, 6 लड़कियां हैं, G1 G2 G3 G4 G5 G6। तो 6 तरीके से हम इस स्टेप को कर सकते हैं। तो इस स्टेप को करने के 8 तरीके हैं, इस स्टेप को करने के 6 तरीके हैं। तो कुल तरीकों की जो संख्या होगी वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हो जाएगी 8 × 6 यानी 48। तो ये हमारा 48 तरीके से हम एक लड़के और एक लड़की का सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारे पास कोई कार्य है और वो कई स्टेप्स में होके पूरा हो रहा है और हर स्टेप्स को करने की कुछ विधियां हैं, जैसे हमने कहा कि पहले स्टेप करने की M विधि है, दूसरे को N विधि है, तीसरे को करने की P विधि है, Q है, R है, ऐसे कई स्टेप्स में पूरा हो रहा है और हर को करने की डिफरेंट विधियां हैं M N P Q R। तो वो पूरा कार्य जो है कितनी विधियों से पूरा होगा, तो हम बोलेंगे M × N × P × Q × R। ये हमारा टोटल तरीका होगा जिससे कि हम उस पूरे कार्य को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बता दूं कि 48 सिलेक्शन कैसे होंगे सुनिए। हमने यहाँ पे B1 का सिलेक्शन कर लिया, फर्स्ट लड़के का सिलेक्शन किया, और फर्स्ट लड़के के साथ यहाँ पे हम G1 को ले सकते हैं, G2 को ले सकते हैं, G3 को ले सकते हैं, G4 को ले सकते हैं, G5 को ले सकते हैं, G6, यानी B1 G1, B2 G2 B1 G2, B1 G3, B1 G4, B1 G5, B1 G6। इसी तरह हम पहले लड़के को सिलेक्ट किया तो हमारे पास 6 तरीके हो गए एक लड़के और एक लड़की का सिलेक्शन करने का। और अगर हम दूसरे को लेते तो B2 G1, B2 G2, B2 G3 एंड सो ऑन। यहाँ भी 6 तरीके होते हैं। फिर इसी तरह B3 के लिए भी 6 तरीके, तो कुल तरीके हो जाएंगे 8। ऐसे हमारे पास B1 B2 B3 ऐसे B8 आएगा, B8 G1 और ऐसे करते हुए B8 G8, यानी कुल मिला के हो जाएंगे 8 × 6 यानी 48। ये तरीके हो जाएंगे। आइए इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमारे पास एक कमरा है और उसमें कुछ दरवाजे हैं। जैसे हमारे पास ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास कमरा है, ये कमरा है, इसमें ये एक दरवाज़ा है D1, D2, D3, D4, D5, D5 और D6। मान लीजिए 6 दरवाजे हैं। हमने क्वेश्चन में आपसे कहा कि एक आदमी जो है किसी भी दरवाजे से इंटर करेगा, किसी भी दरवाजे को ले सकता है वो, इन दरवाज़ों में से, इन 6 दरवाज़ों में से किसी भी दरवाजे से वो इंटर करेगा, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो उस दरवाजे से बाहर नहीं निकलेगा जिससे वो इंटर किया हुआ है। जैसे अगर वो D1 से इंटर किया इस कमरे में तो फिर D1 से बाहर नहीं निकलेगा, इन बाकी जो दरवाजे हैं इनसे बाहर निकलेगा। तो आपसे पूछा गया कि एक आदमी है जो कि इस कमरे में इंटर करना चाहता है और फिर बाहर निकलना चाहता है, तो ये इस कितने तरीके से इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कर सकता है, इस काम को कर सकता है। तो फिर वही चीज़ है यहाँ पे, ये जो प्रक्रिया है 2 स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में आदमी कमरे में इंटर करेगा और फिर दूसरे स्टेप में वो कमरे के बाहर जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया है A B, ये कोई कार्य है, 2 पार्ट में ये जो है पूरा हो रहा है। AC पार्ट में वो आदमी कमरे में घुसेगा और CB पार्ट में वो कमरे में के बाहर जाएगा। तो अब AC पार्ट मानी जब वो कमरे में घुस रहा है तो कितने तरीके से घुसेगा, तो घुसने की विधियां हैं 1 2 3 4 5 6। किसी भी एक दरवाजे से दरवाज़ा खोलेगा और कमरे में घुस जाएगा। तो AC पार्ट को, यानी फर्स्ट पार्ट को कमरे में घुसने को वो 6 तरीके से कंप्लीट कर सकता है। और जब वो कमरे में घुस गया तो फिर वो बाहर निकलेगा, क्योंकि कार्य तो तभी आप कंप्लीट मानेंगे जबकि वो कमरे में घुसे और फिर उस कमरे से बाहर निकल जाए। तो कमरे में घुसने के तो 6 तरीके हो गए। अब वो जब बाहर निकलेगा तो इस दरवाजे से नहीं निकलेगा। मान लिया इस दरवाजे से इंटर किया था इसने, तो उस दरवाजे से बाहर नहीं निकलेगा जिससे वो इंटर किया हुआ है। तो आपके पास कुल 5 ऑप्शन बचे।
1 2 3 4 5, किसी भी दरवाजे से मान लीजिए अगर इससे एंटर किया तो इससे बाहर नहीं जा सकता, आपके पास फिर 5 ऑप्शन। यानी जो सेकेंड पार्ट है जो करने का, जो सेकेंड स्टेप है उस काम को करने का, यानी बाहर जाने का जो वो स्टेप है, उसमें आपको सिर्फ 5 तरीके मिल रहे हैं। घुसेंगे तो आप 6 तरीके से, लेकिन बाहर निकलेंगे सिर्फ 5 तरीके से। बाहर निकलने के जो तरीकों की संख्या है वो 5 है। तो कुल जितने तरीके से वो घुस सकता है और बाहर जा सकता है, उन कुल तरीकों की संख्या हो गई 6 × 5, यानी कुल 30 तरीके ऐसे होंगे जिनसे वो कमरे में घुसेगा और फिर वो बाहर जाएगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं इसको देखते हैं इसको एक और एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि हमारे पास 3 स्कॉलरशिप्स हैं। एक है कला में स्कॉलरशिप है, और दूसरा है विज्ञान में, और तीसरा है कॉमर्स में। कला, विज्ञान और कॉमर्स, कला, विज्ञान, कॉमर्स, ये 3 स्कॉलरशिप्स हैं आपके पास। और ये कला के लिए हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं। स्कॉलरशिप एक ही है, लेकिन जो इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 3 हैं। विज्ञान के लिए मान लीजिए 5 हैं, और कॉमर्स के लिए 6 हैं। यानी हमारे पास 3 स्कॉलरशिप है, कला है, विज्ञान है, कॉमर्स है। कला के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, 3 कैंडिडेट हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दी जा सकती है। विज्ञान में 5 हैं, और कॉमर्स में 6 कैंडिडेट्स हैं। कॉमर्स की स्कॉलरशिप के लिए 6 कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन स्कॉलरशिप्स को कितने तरीके से दिया जा सकता है। तो हमारा जो कार्य है वो ये है कि इन स्कॉलरशिप्स को बांटना इनके बीच में। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, कला के लिए 3, विज्ञान के लिए 5, कॉमर्स के लिए 6। तो इन स्कॉलरशिप्स को इनके बीच में बांटना, यही हमारा कार्य है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि हम इन स्कॉलरशिप्स को बांट देंगे, ये प्रक्रिया 3 स्टेप में पूरी होगी। पहले स्टेप में हम कला की जो स्कॉलरशिप है उसको हम बांटेंगे, दूसरे स्टेप में हम विज्ञान की स्कॉलरशिप में बांटेंगे, और तीसरे स्टेप में हम कॉमर्स की स्कॉलरशिप को बांटेंगे। तो हमारा मान लीजिए ये कार्य ए बी है, जिसमें कि हम इन स्कॉलरशिप्स को हम बांटेंगे। तो ये 3 स्टेप में पूरा होगा। ए सी, ये जो स्टेप है इसमें हम कला के स्कॉलरशिप को बांट देंगे, और सी डी जो है इसमें हम विज्ञान की स्कॉलरशिप को बांट देंगे, और जो डी बी है इसमें हम कॉमर्स को बांट देंगे। तो अब ये सवाल उठा कि इन स्टेप्स को हम कितने तरीके से करेंगे। यानी जैसे हमने एसी की बात की, तो एसी का मतलब है हम कला की स्कॉलरशिप को बांट रहे हैं। तो कला की स्कॉलरशिप को बांटने के लिए हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं, किसी को भी मिल सकता है। तो अगर हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं तो तीनों में से किसी को हम दे सकते हैं। यानी इस स्कॉलरशिप को बांटने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, यानी 3 विधियों से इसको बांटा जा सकता है। तो ये हो गया 3 तरीके से इस प्रोसेस को किया जा सकता है। दूसरा जो साइंस का है, साइंस में हमारे पास 5 हैं, 5 कैंडिडेट्स हैं। तो साइंस की स्कॉलरशिप को 5 तरीके से आप बांट सकते हैं। कॉमर्स की स्कॉलरशिप को आप 6 तरीके से बांट सकते हैं। यानी डीबी जो कार्य है जिसमें कॉमर्स की स्कॉलरशिप बांटनी है, उसको आप 6 तरीके से कर सकते हैं। तो कुल जो तरीकों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 5 × 6, यानी 90। तो 90 तरीके से इन स्कॉलरशिप्स को बांटा जा सकता है। कैसे 90 तरीके आएंगे उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ये मान लीजिए आर्ट्स की स्कॉलरशिप है, इसमें 3 कैंडिडेट तो मान लिया A1, A2, A3। साइंस की स्कॉलरशिप है तो उसको हम इसमें 5 कैंडिडेट हैं, तो मान लिया S1, S2, S3, S4, S5। और कॉमर्स के लिए 6 हैं हमारे पास, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6।
तो ये हमारे पास आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं, ये साइंस के कैंडिडेट्स हैं ये, और ये हमारे कॉमर्स के कैंडिडेट हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये स्कॉलरशिप 90 तरीके से कैसे बटेगी। तो कैसे बटेगी, आपने पहले कैंडिडेट को आर्ट्स की स्कॉलरशिप दे दी, ये जो S1 है इसको आपने साइंस का दे दिया, और तीसरा आपने C1 को दे दिया कॉमर्स का। तो A1 S1 C1 इस तरीके से बट सकती है, या A1 हो जाए, S1 हो जाए और C2 हो जाए, ऐसे ये या A1 S1 C3 हो जाए, ऐसे हो जाए, A1 S1 C4 हो जाए, A1 S1 C5 हो जाए, A1 S1 C6 हो जाए, यानी A1 S1 C4, A1 S1 C5 और A1 S1 C6, ये हो गया आपका। या आप ये भी कर सकते थे कि आप A1 को आप स्कॉलरशिप आर्ट्स की दे देते, और फिर आप यहाँ पे S1 को ना दे के S2 को दे देते। तो जब S2 को देंगे तो आपके पास होगा बांटने की जो विधियाँ होंगी वो होंगी A1 S2 C1, A1 S2 C2, A1 S2 C3 एंड सो ऑन A1 S2 C6। एग्जैक्टली इसी तरह आप S3 को दे सकते थे, तो A1 S3 C1, A1 S3 C2 ऐसे करते हुए आएगा। तो यहाँ पे 5 हैं और हर के लिए यहाँ पे 6 मिल रहा है। तो खाली अगर आपने A1 को स्कॉलरशिप दी आर्ट की तो उसके लिए आपको 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कुल 30 स्कॉलरशिप मिलेगी। कब? जबकि आप A1 को आर्ट की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरह A2 को देंगे तो फिर आपको 30 मिलेगा, A3 को देंगे तो फिर आपको 30 मिलेगा। तो कुल मिला के 30 + 30 + 30 यानी 90 स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। 90 तरीके से आप इस स्कॉलरशिप्स को बांट सकते हैं। तो ये तरीका था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है इसमें हम किसी कार्य को कई स्टेप्स में करते हैं, और अगर हम किसी कार्य को कई स्टेप्स में कर रहे हैं और हर स्टेप्स को करने की कुछ विधियां हैं। पहले स्टेप को करने की M विधि है, दूसरे को N विधि है, तीसरे को करने की P विधि है। तो इन तीनों स्टेप्स को करने की जो विधियां होंगी वो होंगी M × N × P। तो ये कुल हमारा कहलाता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहलाता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम लोग एडिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे। ये भी काउंटिंग प्रिंसिपल ही है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।